हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी पे स्वागत करता हूं और आज हम बात करने वाले हैं देश के अगले उपराष्ट्रपति चुनावों में एनडीए के कैंडिडेट CP राधाकृष्णन के बारे में। देखिए, फिलहाल कल ही अब एनडीए ने अनाउंस कर दिया है कि उनकी तरफ से CP राधाकृष्णन होने वाले हैं उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, और ये भी माना जा रहा है कि एनडीए के पास दोनों ही सदनों में पर्याप्त बहुमत है। इसका अर्थ ये है कि CP राधाकृष्णन ही होने वाले हैं देश के अगले उपराष्ट्रपति। इसकी भी पूरी संभावनाएं स्पष्ट हो रही है। हालांकि फिर भी हम पूरा समीकरण समझते हैं, पूरी स्थिति समझते हैं, क्योंकि 9 सितंबर को चुनाव होने वाला है, तो बहुत अधिक दिन बाकी नहीं है। और इनसे जुड़ी हुई खास बातें भी समझेंगे कि CP राधाकृष्णन किन मामलों में अब तक खास रहे हैं, क्या है इनकी खास उपलब्धियां। तो फिलहाल हमारे टाइटल का कहना है महाराष्ट्र गवर्नर्स फॉर्मर कोयम्बटूर MP CP राधाकृष्णन इज NDA's वाइस प्रेसिडेंशियल पिक। तो देखिए, फिलहाल जो CP राधाकृष्णन है, उनकी दो खास बातों के बारे में बताया गया कि वर्तमान में ये महाराष्ट्र में राज्यपाल की जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं। इसके साथ ही ये पूर्व में कोयम्बटूर से लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। इसके अलावा आप देखते हैं कि इनका फिलहाल चयन हुआ है देश के अगले उपराष्ट्रपति के लिए। तो फिलहाल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने CP राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार चुन लिया है। इनका पूरा नाम है चंद्रपूरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन। तो वैसे तो शॉर्ट में वो CP राधाकृष्णन ही कहते हैं, बट पूरा नाम इनका चंद्रपूरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन है। इनकी वर्तमान स्थिति महाराष्ट्र के राज्यपाल की है, यानी कि महाराष्ट्र में राज्यपाल की भूमिकाएं निभा रहे हैं, और इनको कोयम्बटूर के वाजपेयी के रूप में भी जाना जाता है। ये भी इनका एक खास नाम है, इनको लोगों ने नाम दे रखा है, और इसके अकॉर्डिंग ही लोग इनको खासतौर पर जानते भी हैं कोयम्बटूर में, क्योंकि कोयम्बटूर से ही रहे हैं ये 2 बार सांसद। इसी वजह से कोयम्बटूर के वाजपेयी इनको कहा जाता है। इनके जीवन की कुछ खास महत्वपूर्ण उपलब्धियों को यहाँ पर आपको एक ही तस्वीर में पता चल जाएगा कि 1974 में शुरुआत होती है, जब ये जनसंघ के राज्य कार्यकारिणी के सदस्य बने थे। उसके बाद 1996 में भाजपा ने तमिलनाडु की इकाई में इनको सचिव बनाया था। 1998 में पहली बार कोयम्बटूर से चुनाव लड़ने के बाद ये लोकसभा में सांसद बने। 2004 से 2007 तक ये तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। 2020 से 2022 के बीच में केरल भाजपा के प्रभारी भी रहे, और 2023 में झारखंड के राज्यपाल की जिम्मेदारी भी इनको दी गई। और इसके साथ ही ये पता चलता है कि 2024 जुलाई में इनको महाराष्ट्र के राज्यपाल का दायित्व दे दिया गया। तो तब से ये अब तक महाराष्ट्र के राज्यपाल की जिम्मेदारियों को ही संभाल रहे हैं। हालांकि इनके जीवन की खास घटनाओं को यहाँ पर भी प्रॉपर बताया गया कि भाई ठीक है, 2 बार के ये पूर्व लोकसभा सांसद रहे कोयम्बटूर सीट से। जब ये लोकसभा सांसद थे उस समय ये संसदीय स्थायी समिति कपड़ा मंत्रालय की अध्यक्षता भी इन्होंने की है। साथ ही ये तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। 2004 में जब संसदीय प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा थे, उस दौरान ये संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने के लिए भी जाने जाते हैं। इसके साथ ही इनकी एक खास घटना है छात्र आंदोलन की, क्योंकि 2007 में 93 दिनों के दौरान इन्होंने 19,000 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा की थी। और जो ये 19,000 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा थी, इन्होंने इस दौरान नदी जोड़ो, आतंकवाद, समान नागरिक संहिता, अस्पृश्यता और नशे के दुष्परिणाम जैसे अनेक मुद्दों के खिलाफ आवाज उठाई थी। और उन्होंने बताया था कि हाँ, क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो उनको जो भी चीजें थी, उन्होंने सारी बातें उन्होंने की थी इस दौरान। तो इनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना, एक खास छात्र आंदोलन के जीवन का ये माना जाता है। इसके साथ ही ताइवान जाने वाला जो पहला संसदीय प्रतिनिधि मंडल था, ये उसके भी सदस्य थे। और इसके साथ ही 2016 में इन्होंने कोच्चि स्थित कोयर बोर्ड की अध्यक्षता भी की है। तो खास काम किया है, महत्वपूर्ण चीजें इनके जीवन की रही है। राज्यपाल के रूप में महत्वपूर्ण स्थिति यही थी कि झारखंड में सबसे पहले राज्यपाल नियुक्त होते हैं 2023 में। जुलाई 2024 में इनको अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है तेलंगाना और पुडुचेरी का। इसी अतिरिक्त प्रभार के बाद ही 2024 के जुलाई के महीने में ही इनको महाराष्ट्र का राज्यपाल भी नियुक्त कर दिया जाता है कि आपको ये जिम्मेदारियां भी संभालनी है। अब दरअसल हम ये जानते हैं कि वैसे तो एनडीए के कैंडिडेट हैं फिलहाल CP राधाकृष्णन साहब, और ये भी माना जा रहा है कि इनका उपराष्ट्रपति बनना लगभग तय हो चुका है। इसमें कोई परेशानी इनको आने वाली नहीं है। अब ये भी देखने वाली बात है कि अब जैसे ये निर्वाचित हो जाते हैं, तो इनके निर्वाचित होने के बाद ये तमिलनाडु से दूसरे ऐसे व्यक्ति हो जाएंगे जो उपराष्ट्रपति पद पर अब चुने जाएंगे। और ये पूरा का पूरा घटनाक्रम 38 वर्षों के बाद हो रहा है। अब से दरअसल 38 वर्ष पहले जो व्यक्ति तमिलनाडु से पहली बार उपराष्ट्रपति चुने गए थे, वो थे R वेंकटरमन। R वेंकटरमन 1984 से 87 तक उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारियां संभाले, और इसके बाद ये राष्ट्रपति पद पर चुन लिए गए थे। तो इसी वजह से इन्होंने फिर ये पद छोड़ दिया था, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो वैसे 5 साल का होता है, लेकिन 5 साल से पहले भी कुछ खास कारणों के आधार पर अपना पद छोड़ सकते हैं। जैसे कि वर्तमान में अभी हम लोगों ने देखा कि जगदीप धनखड़ साहब ने अभी बीते महीने 21 जुलाई को, जिस दिन हमारा लोकसभा का सेशन और संसद का सेशन शुरू हुआ था, संसद के सेशन के पहले ही दिन हम ये देखते हैं कि 21 जुलाई को ही कुछ स्थितियां ऐसी रही कि इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, और इस्तीफा देते समय इन्होंने बताया कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो हेल्थ रीजन से, स्वास्थ्य के कारणों से इन्होंने अपने पद को छोड़ दिया था। अब जब इन्होंने अपना पद छोड़ा, तो उसके बाद से ही बातें चल रही थी कि कौन होंगे देश के अगले उपराष्ट्रपति। क्यों? क्योंकि जो उपराष्ट्रपति का पद होता है, ये एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद होता है।
इस महत्वपूर्ण संवैधानिक पद की जो स्थिति है वो वैसे तो राज्यसभा का सभापतित्व करने के मामले में होती है, लेकिन वहीं दूसरी खास स्थिति हम ये भी देखते हैं कि जब कभी भी राष्ट्रपति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में समर्थ नहीं होते, उस दौरान उपराष्ट्रपति ही होते हैं जो राष्ट्रपति के पद की जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं और राष्ट्रपति के पद को अक्षुण्ण बनाए रखते हैं। तो ये पद अपने आप में कई मामलों में महत्वपूर्ण है, संवैधानिक पद है, इसलिए इस पद को खाली रखा नहीं जाता। और इसीलिए जैसे ही उपराष्ट्रपति साहब ने रिजाइन किया था तो उसके बाद ही क्लियर था कि 60 दिनों के भीतर भीतर चुनाव संपन्न कराया जाएगा। और 21 जुलाई को रिजाइन दिए जाने के बाद अब फिलहाल हमें 9 सितंबर को यह पता चल जाएगा कि देश के अगले उपराष्ट्रपति कौन होंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो शेड्यूल जारी किया है उस शेड्यूल के हिसाब से जो देश के 17वें उपराष्ट्रपति चुने जाने हैं उनके लिए नोटिफिकेशन 7 अगस्त को जारी कर दी गई है। 21 अगस्त अब लास्ट डेट है नॉमिनेशन की, तो इसीलिए आज डेट हो चुकी है 18 अगस्त और कल यानी कि 17 अगस्त को अनाउंस किया है एनडीए ने कैंडिडेट अपना। तो इसीलिए 21 अगस्त तक जितने भी लोग नॉमिनेशन दर्ज करना चाहें वो दर्ज कर सकते हैं। 22 अगस्त को स्क्रूटनी के बाद 25 अगस्त तक का टाइम है विड्रॉल के लिए। 9 सितंबर को इलेक्शन होगा और इसी दिन अनाउंस कर दिया जाएगा कि कौन होंगे देश के उपराष्ट्रपति। अब देखिए एक खास बात यही चल रही है वर्तमान में कि पूरी संभावना यही है कि जो सीपी राधाकृष्णन है वो ही देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। अब इसके पीछे रीजन क्या है? तो देखिए दरअसल उपराष्ट्रपति का चुनाव जब कभी भी करवाया जाता है तो उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा। और जो ये इलेक्टोरल कॉलेज होता है इसमें मेनली शामिल होते हैं पार्लियामेंट के सभी मेंबर। अब पार्लियामेंट के जो सभी मेंबर शामिल होते हैं इसका मतलब ये है कि चाहे आप नॉमिनेटेड हैं और या फिर इसके अलावा आप इलेक्टेड हैं, आप जिस भी स्थिति में हैं आप उसके बावजूद मतदान तो करेंगे। यानी कि लोकसभा के भी जितने सदस्य हैं और जितने भी सदस्य राज्यसभा में हैं वो सभी इसमें शामिल होंगे और पार्टिसिपेट करके मतदान कर सकते हैं और चुन सकते हैं कौन होंगे अगले देश के उपराष्ट्रपति। अब दरअसल लोकसभा की वैसे तो स्थिति 543 मेंबर्स होती है, लेकिन फिर भी अभी एक सीट यहाँ पर खाली पड़ी हुई है। उसके अलावा राज्यसभा से जितने लोग इसमें शामिल होंगे वो उनकी संख्या 245। अब 543 और 245 के हिसाब समझें तो टोटल पता चलता है हम लोग को कि कुल संख्या हो जाती है इसकी 887 यानी कि 788। तो 788 है वो कुल स्ट्रेंथ बन रही है फिलहाल, यानी कि जितने लोग फिलहाल वोट करने के लिए सक्षम हो सकते हैं यहाँ पर या जो लोग शामिल हो सकते हैं। हालांकि अब फिलहाल जो भी व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट बनने हैं उनकी स्थिति यह है कि आपको आधे से एक अधिक लेकर के आना है। अगर आपको इतने वोट मिल जाते हैं तो अब देश के उपराष्ट्रपति चुन लिए जाएंगे। हालांकि इलेक्शन भी तभी होता है जब सामने कैंडिडेट मौजूद हो, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक कैंडिडेट होते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए तो ही इलेक्शन होता है। अगर कोई एक व्यक्ति का ही नाम पहुंचता है इलेक्शन कमीशन के बाद तो निर्विरोध ही फिर उस व्यक्ति को वाइस प्रेसिडेंट या जो भी पद होता है उस पर नियुक्त कर दिया जाता है। ये हमारे देश की प्रथा चली आ रही है, यानी कि आपको आधे से एक वोट अधिक चाहिए। 788 का हिसाब समझे तो पता चलता है कि जिस भी व्यक्ति को वाइस प्रेसिडेंट बनना है उसके लिए आपको चाहिए कुल 395 वोट्स। 395 वोट अगर आप ले लेते हैं तो ऐसी स्थिति में आप जीत जाएंगे। 395 क्यों है स्थिति? तो देखिए आप इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो आंकड़ा क्या आ जाएगा यहाँ पर 3, 9 एंड 4। अब हमें चाहिए 50% से +1, तो इसलिए +1 करेंगे तो 395 हो जाएगा। तो 395 चाहिए फिलहाल वोट जिस भी व्यक्ति को वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होना है। अब एनडीए के कैंडिडेट हैं सीपी राधाकृष्णन। अब एनडीए के कैंडिडेट होने का मतलब ये है कि आप अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में फिलहाल जो बहुमत है इनके पास में वो 293 का है और वहीं राज्यसभा में इनके पास जो स्थिति है वो 133 की है। अब कुल सीट हो जाती है 788 जिसमें से आपको जीतने के लिए चाहिए 395। वहीं अगर बात करें कि कुल कितने पक्ष में है एनडीए के तो इसका टोटल आता है हमारे पास में 6, 2 एंड 4, यानी कि 426 ऐसे हैं जो लोकसभा में और राज्यसभा में टोटल मिला करके अब एनडीए के दल के हिस्से बने हुए हैं। इसका अर्थ यह है कि आपके पास में बहुमत से भी फिलहाल काफी अधिक आंकड़ा है, तो जरूरी नहीं है कि पूरे लोग आपके पक्ष में आए तो जरूरी है कि आप जीते। मतलब ये भी कुछ लोग अगर एब्सेंट रहना चाहें, कुछ को कोई जरूरी काम हो तो अगर वो नहीं भी आते तो भी आप चुनाव जीतेंगे, वो आंकड़े बता रहे हैं। तो इसलिए पूरी संभावना यही है कि सीपी राधाकृष्णन ही देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। हालांकि अभी तक इंडिया गठबंधन जो है उसने अपना कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया, तो देखेंगे जब कभी भी स्थिति आएगी जैसी भी रहेगी वो सब कुछ चीजें हमें यहाँ प्रॉपरली इस तरह से पता चल जाएंगी। बट ये सारी बातें आप लोग के जो एग्जाम का पर्सपेक्टिव है उसमें जीएस पेपर 2 के सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारी बातों को याद रखिएगा, अच्छे जानिएगा, समझिएगा। एक जो जरूरी बातें वो सारी जरूरी बातें मैंने आप लोग को यहाँ पर प्रॉपरली क्लियर कर दी है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। और इसी के साथ ही आप लोग दे सकते हैं मुझे एक इजी से क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में, तो जल्दी से आंसर कर दीजिए कमेंट।
और फिलहाल क्वेश्चन का कहना है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है, तो इजी है आप लोग के लिए। इसके साथ ही अगर आप लोग अपने लिए द हिंदू न्यूज़पेपर का हिंदी में एक अच्छा एनालिसिस ढूंढ रहे हैं तो वो आपको मिल सकता है स्टडी IQ IAS हिंदी के ही यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि रोज सुबह 9 बजे हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर को हिंदी में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, जहां न्यूज़ एनालिसिस भी होता है और एडिटोरियल का डिस्कशन भी हम लोग करते हैं। तो रोज जुड़िए हमारे साथ 9 बजे द हिंदू न्यूज़पेपर को अच्छे से समझने के लिए। और इसी के साथ आप लोग मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं और आप लोग टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स सभी जगह मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और साथ ही आप लोग मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, मतलब कनेक्ट हो सकते हैं हमारे साथ हमारे चैनल पे, जहां हम लोग अपनी फाइल्स भी शेयर करते हैं और बाकी डिस्कशन भी हमारा यहीं हो सकता है। तो टेलीग्राम पे आप QR कोड स्कैन करके पहुंच सकते हैं, या फिर आप पहुंच सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे सर्च कर सकते हैं कुणाल कोडिया। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, जितनी महत्वपूर्ण बातें हमें करनी थी वो सब कर ली गई है। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी फिलहाल इसका कीजिए शेयर बाकी और लोगों के साथ ही, जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया लाइक भी कर दीजिए। बाकी की बातें करेंगे मेरी और क्लासेस में और वीडियोस में ऐसे ही कुछ नए नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।